नेपल्स शहर के अभिलेखागार में एक्सरी शताब्दी के अभिजात वर्ग की समाधियों को समर्पित खंड में एक बहुत पुराना और लगभग मिटा हुआ रिकॉर्ड रखा गया है, जो पीले पड़े चर्मपत्र पर लिखा गया है। यह शिलालेख एक कब्र के बारे में बताता है, जो सेंट मैरी लानोवा चर्च के निजी चैपल में स्थित है, और यह उन असामान्य प्रतीकों से सुसज्जित है जिनसे यह सजी हुई है। उस समय इटली में प्रचलित सामान्य चित्रों और अलंकरणों के विपरीत इस कब्र पर ऐसे प्रतीक देखे जा सकते हैं जो आश्चर्य और उलझन पैदा करते हैं। वहां एक शूरवीर के हेलमेट की छवि है, दो स्फिंक्स हैं जैसे मृतक की शांति की रक्षा कर रहे हों, और एक ड्रैगन भी है। इसका चित्रण विशेष रूप से जीवंत है। सिर हेलमेट के ऊपर है और पत्थर में उकेरी गई शल्क इतनी डरावनी वास्तविकता के साथ बनाई गई है जैसे वह जीवित हो। मुख्य कहानी पर जाने से पहले हम आपसे थोड़ी सहायता की उम्मीद करते हैं। आपका ध्यान और आभार लाइक और सब्सक्रिप्शन के रूप में प्रकट होता है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। समझदारी और समर्थन के लिए धन्यवाद। सदियों से यह कब्र लगभग अनदेखी रही। कला के कार्यों और समृद्ध समाधियों से भरे शहर में इसे प्राचीन स्मारकों में से एक माना जाता था, जो विशेष ध्यान आकर्षित नहीं करता था। हालांकि सब कुछ 2400वें वर्ष में बदल गया, जब शोधकर्ताओं के एक समूह ने सबसे उन्नत तकनीकों से लैस होकर, जो सदियों और अन्य समय परतों के माध्यम से प्रवेश करने में सक्षम थीं, शिलालेख और शिलालेख में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने का काम शुरू किया। और उनकी खोज ने पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। एकमात्र शब्द व्लाद में रहस्यों की एक पूरी दुनिया समाहित थी। यह नाम, यह ड्रैगन का प्रतीक, ऐसा लगता था कि उस स्थान और उस युग से संबंधित नहीं था। वे एक अन्य कहानी, एक अन्य भाग्य की ओर इशारा कर रहे थे, जो सदियों से छिपा हुआ था। एक कहानी जो कार्पेथियन के बर्फीले दर्रों पर खून से लिखी गई थी, जिसका इटली के आंतरिक भाग से कोई संबंध नहीं हो सकता था। एक कहानी एक राजकुमार की, जिसका नाम भय और बुराई का पर्याय बन गया था। वह थे व्लाद सेपेश, जिन्हें व्लाद द इम्पेलर के नाम से भी जाना जाता था। वह व्यक्ति जिसे लोग एक और अधिक भयानक नाम से याद करते हैं, ड्रैकुला। 500 वर्षों तक उनकी कब्र को पूरे रोमानिया में खोजा गया, मठों में, युद्ध के मैदानों में, परित्यक्त क्रिप्टों और तहखानों में। हर खोजी गई निशानी निरर्थक खालीपन की ओर ले जाती थी। आधिकारिक स्रोतों का दावा था कि वह युद्ध में मारे गए थे। उनका सिर एक ट्रॉफी के रूप में ओटोमन सुल्तान को भेजा गया था और शरीर को अलाहिया के जंगलों में कहीं फेंक दिया गया था। लेकिन क्या होगा अगर यह संस्करण केवल एक झूठ है? क्या होगा अगर व्लाद का शरीर नष्ट नहीं किया गया था और उसे देश से गुप्त रूप से बाहर ले जाया गया था? इतिहास में कभी भी की गई सबसे साहसी विरासत बचाव अभियान के दौरान? और क्या होगा अगर पूर्वी यूरोप के सबसे क्रूर और प्रसिद्ध शासक की कब्र पूरे समय इटली में, उसके सांस्कृतिक विरासत के दिल में थी? यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जांच है, जो हमें एक ऐसी कब्र की ओर ले जाती है जो उस व्यक्ति के बारे में हमारी सभी धारणाओं को पूरी तरह से बदल सकती है, जो एक मिथक बन गया। 5 सदियों से अधिक समय तक व्लाद बाय वलाशस्की का अंतिम विश्राम स्थल, जिसे व्लाद कोलोसोजातेल के नाम से जाना जाता है, सबसे रहस्यमय और रोमांचक रहस्यों में से एक बना रहा। तथ्यों और किंवदंतियों दोनों से घिरा हुआ यह रहस्य विद्वानों और इतिहास प्रेमियों में रोमांच पैदा करता रहा। उसका नाम जैसे गूंज की तरह पूरे पूर्वी यूरोप और उससे परे फैलता है, निर्दयी न्याय और खूनी संघर्षों की छवियों को कल्पना में लाता है। 1430 में ड्रैकुलेस्टी के एक महान परिवार में जन्मे व्लाद ने हिंसा, राजनीतिक साजिशों और जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष से भरी एक जीवन जी। वलाशिया में उसका शासन एक बहुत ही जटिल और खूनी अवधि में हुआ, जब ओटोमन साम्राज्य तेजी से यूरोप में फैल रहा था, पूरे ईसाई दुनिया को धमकी दे रहा था। इन वर्षों में उसने अविश्वसनीय दृढ़ता दिखाई। लंबे समय तक व्लाद सेपेश, जिसे पिशाच ग्राफ के रूप में जाना जाता है, अपने लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं था, बल्कि अपनी भूमि और अपने लोगों के जीवित रहने के लिए सबसे क्रूर कार्यों के लिए तैयार एक उग्र रक्षक था। जनस्मृति में उसकी छवि दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक बन गई, जो एक साथ भय और सम्मान उत्पन्न करती है। बाहरी लोगों के लिए, विशेष रूप से ओटोमन विजेताओं के लिए, वह एक क्रूर तानाशाह था, जिसका शासन रक्त और क्रूर संघर्षों से भरा था। लोक कथाओं और किंवदंतियों में उसकी आकृति
हमेशा अलौकिक भयावहताओं से जुड़ी रही और कई लोगों की चेतना में वह अंधेरे बलों और रहस्यमय भयावहताओं का प्रतीक बन गया। जब आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर ने 1897 में अपने प्रसिद्ध उपन्यास ड्राकुला को प्रकाशित किया, तो स्टोकर के ग्राफ की छवि व्लाद सेपेश की कहानी से केवल दूर से प्रेरित थी। यह साहित्यिक कृति पिशाच की किंवदंती को गौथिक भय के अंधेरे साम्राज्य में ले गई। इसे वास्तविक घटनाओं और प्राचीन शासक के उथल-पुथल और खूनी जीवन से पूरी तरह से अलग कर दिया। स्टोकर के उपन्यास ने दुनिया भर में एक बड़ी रुचि उत्पन्न की, लेकिन इसने व्लाद के ऐतिहासिक अस्तित्व को मिथकों, किंवदंतियों और कल्पनाओं की परतों के नीचे दफन कर दिया। सदियों से साहित्यिक छवि की लोकप्रियता के बढ़ने के साथ कई अभियानों, पुरातात्विक खुदाई और खोजों ने व्लाद सेपेश की वास्तविक कब्र को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ रहे। सटीक और ठोस सबूतों की कमी ने खोज को खुद में एक किंवदंती बना दिया, एक रहस्य जो इतिहासकारों, साहसी खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों के दिमाग को चिढ़ाता रहा। ये खोजें केवल शरीर को खोजने के प्रयास नहीं थीं, बल्कि एक सच्ची किंवदंती, एक अनसुलझी पहेली बन गई जो सदियों से रहस्य के छायाओं में बनी रही। मिथकों और समय के धुंध के सदियों के बावजूद हाल की घटनाओं ने इन प्राचीन खोजों में नई जान फूंक दी है। शोधकर्ताओं ने नए डेटा और पुरातात्विक खोजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि उनके पास ठोस सबूत हो सकते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने एक रहस्यमय किले की खोज की है, जो उनके अनुसार एक भूली हुई और लंबे समय से गायब किला है, जो एक प्राचीन चैपल में स्थित है, जो अलाहिया क्षेत्र में झात युद्ध क्षेत्रों से दूर एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। उनकी मान्यता के अनुसार यह खोज इतिहास के सबसे कुख्यात और रहस्यम या व्यक्तियों में से एक व्लाद सेपेश के विश्राम स्थल की गुत्थी सुलझाने की कुंजी हो सकती है। लेकिन इन शोधकर्ताओं ने इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? यह समझने के लिए कि व्लाद सेपेश के अवशेष उस स्थान से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं जहां पहले उन्हें खोजा जाना चाहिए था, उनके जीवन के अंतिम दिनों की ओर लौटना आवश्यक है, उन क्षणों की ओर जब उनकी किस्मत का अंतिम निर्णय हुआ। ये अंतिम दिन उनकी पूरी उथल-पुथल भरी जिंदगी की तरह ही क्रूर और साजिशों से भरे थे। शरद ऋतु 1476 में जब कारपेथियन पहाड़ियों में ठंडी हवाएं चलने लगीं, व्लाद अपने अंतिम और सबसे निर्णायक परीक्षण का सामना कर रहे थे। इस अवधि में उन्होंने ओटोमन सुल्तान महमूद द्वितीय की सेनाओं के साथ खूनी युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध उग्र और निर्णायक था। इसने एक युग के अंत और सत्ता और स्वतंत्रता के लिए एक युगांतरकारी संघर्ष के समापन को चिह्नित किया, जिसे व्लाद ने इतनी उग्रता से बचाया। आधुनिक ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस संघर्ष के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ स्रोतों का सुझाव है कि उनकी मृत्यु विश्वासघात का परिणाम थी, संभवतः उनके अपने सहयोगियों या अधीनस्थों द्वारा, जो अंतहीन युद्धों से थक चुके थे, उन्हें युद्ध के अराजकता के पीछे छिपकर धोखा दे सकते थे। अन्य लोग मानते हैं कि उन्हें युद्ध और साजिशों की छाया में योजनाबद्ध अचानक हमले के परिणाम स्वरूप मारा गया था। इस दुखद घटना का विवरण अस्पष्ट बना हुआ है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, व्लाद की मृत्यु के बाद एक भयानक ट्रॉफी आई, जिसने सभी गवाहों को झकझोर कर रख दिया। उनका सिर काटकर ओटोमन राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल भेज दिया गया। वहां परंपरा के अनुसार इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। वर्षों की खोज और इस प्रश्न से जुड़े कई पुरातात्विक अभियानों के बावजूद उस अवधि के ऐतिहासिक स्रोत बहुत कम स्पष्ट और निश्चित जानकारी छोड़ते हैं। मौजूदा दस्तावेजों में से कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि व्लाद सेपेश, जिसे व्लाद ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है, के अंतिम विश्राम स्थल को किसी भी झात स्थान, चाहे वह स्नागोव शहर हो या क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर, सटीक रूप से स्थापित या दर्ज किया गया था। ये उस प्रसिद्ध राजकुमार के नाम के चारों ओर घूमने वाली पौराणिक कहानी और वास्तविक सत्यापन योग्य ऐतिहासिक सत्य के बीच एक शिक्षित अंतराल पैदा करता है, जो उसकी किस्मत पर प्रकाश डाल सकता था। कई दशकों से इस युग का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद और शोधकर्ता प्राचीन स्नागोव मठ के क्षेत्र में व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक उत्खनन कर रहे हैं, वास्तविक प्रमाण खोजने की उम्मीद में, जैसे कि हड्डियां, कलाकृतियां या शिलालेख, जो इस परिकल्पना की पुष्टि या खंडन कर सकते हैं कि व्लाद को वास्तव में वहां दफनाया गया था। हालांकि ये सभी प्रयास असफल साबित हुए और उत्खनन के परिणाम निराशाजनक साबित हुए। बजाय इसके
कि वे अधिक निश्चितता प्रदान करें। उन्होंने केवल रहस्य को बढ़ाया। इसके अलावा काम के दौरान पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए संभावित अन्य स्थानों के बारे में नई अफवाहें और अटकलें उभरी। ये किलेबंद किले, प्राचीन चर्च और समय और स्मृति में छिपी हुई परित्यक्त हवेलियां थीं। इन सभी संभावित स्थानों की अपनी कहानियां और किंवदंतियां थीं, जो अक्सर रहस्यमय संकेतों और अधूरी बातों से भरी होती थीं। कुछ का मानना था कि व्लाद के अंतिम विश्राम स्थल को जानबूझकर छिपाया गया था, ताकि उसके अवशेषों को अपवित्रता या बर्बरता से बचाया जा सके, जबकि अन्य का मानना था कि विभिन्न युगों में क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और संघर्ष उसकी कब्र को नष्ट या छिपा सकता ए थे, जिससे यह आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए दुर्गम हो गया। समय के साथ व्लाद सेपेश की विरासत तथ्यों और मिथकों का जटिल मिश्रण बन गई, और उसके वास्तविक भौतिक अवशेष लगभग गायब हो गए या समय और परिस्थितियों से नष्ट हो गए। हालांकि नए पुरातात्विक तरीकों के विकास, आधुनिक फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के आगमन और उद्देश्य और दृढ़ता की नवीनीकृत भावना के साथ रहस्य का पर्दा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उठने लगा है। हाल ही में किए गए खोजों में एक प्राचीन मकबरा पाया गया है, जो रहस्यमय शिलालेखों और दुर्लभ मध्ययुगीन प्रतीकों से भरा हुआ है। यह खोज निश्चित रूप से इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आज तक का सबसे विश्वसनीय मौका देती है कि वे अंततः उस प्रश्न का उत्तर खोजें जिसने पीढ़ियों को परेशान किया है। प्रसिद्ध व्लाद सेपेश वास्तव में कहां विश्राम कर रहे हैं? उसकी कब्र खोजने का पहला प्रयास लगभग 100 साल पहले हुआ था, और यह इस प्राचीन रहस्य को उजागर करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। 20वीं सदी के दूर के 91 वर्ष में रोमानियाई पुरातत्वविदों की एक टीम ने खुदाई शुरू की, इस उम्मीद में कि यह व्लाद द्वितीय, जिसे व्लाद सेपेश के नाम से जाना जाता है, के वास्तविक विश्राम स्थल की पुष्टि करने वाली एक नियति खोज होगी। उनका मुख्य ध्यान स्नागोव में एक प्राचीन मठ पर केंद्रित था, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में लंबे समय से किंवदंतियां और अफवाहें थीं कि इसके पवित्र भूमि के नीचे राजकुमार की कब्र छिपी हुई है। मठ स्वयं अपनी मौसम की मार झेल चुकी पत्थर की दीवारों, प्राचीन क्लॉइस्टरों और आंतरिक प्रांगण के साथ सदियों पुरानी इतिहास की छाप लिए हुए था, जो किंवदंतियों और श्रद्धा से भरा हुआ था। जब पुरातत्वविदों ने संभावित खजानों तक पहुंचने के लिए सावधानीपूर्वक मिट्टी और पत्थर की परतों को हटाया, तो उनकी उम्मीदें और अधिक तनावपूर्ण होती गईं। सफलता का मतलब न केवल रहस्य का खुलासा होगा, बल्कि किंवदंतियों की अंतिम पुष्टि भी होगी। यदि व्लाद के अवशेष वास्तव में वहीं पाए जाते, तो यह सबसे बड़ी पुरातात्विक घटना बन जाती, जो सदियों से चली आ रही शंकाओं और अटकलों को समाप्त कर देती। हालांकि दुर्भाग्यवश सभी खुदाई निराशाजनक रूप से समाप्त हुई। प्रसिद्ध राजकुमार के अवशेषों वाली अपेक्षित कब्र के बजाय पुरातत्वविदों को केवल जानवरों की हड्डियां, अज्ञात प्राणियों के अस्पष्ट अवशेष और सबसे चौंकाने वाला बंदर के अवशेष मिले। कुछ वैज्ञानिक, जिन्होंने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था कि व्लाद सेपेश के निशान शायद सदा के लिए स्नागोव के जंगल की गहराइयों में छिपे रहेंगे, फिर भी इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके कि इसमें कुछ और भी है। उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणों की अनुपस्थिति एक चुनौती बन गई, न कि खोज छोड़ने का कारण। वे इसे एक रहस्यमय संकेत के रूप में देखते थे, जो अन्य अधिक रहस्यमय क्षितिज की ओर इशारा कर सकता था। क्या होगा अगर, उदाहरण के लिए, राजकुमार के अवशेष वास्तव में रोमानिया में नहीं थे? क्या होगा अगर सदियों से प्रचलित धारणाएं उसके दफन स्थान के बारे में गलत थीं और उसकी असली कब्र का स्थान सदियों से आंखों से छिपा हुआ था? शुरू में यह विचार अविश्वसनीय लग रहा था, राष्ट्रीय गर्व और इतिहास के लिए लगभग अस्वीकार्य, जिसे सदियों से शब्दों और किंवदंतियों ने आकार दिया था। यह धारणा कि व्लाद सेपेश की कब्र कहीं दूर, अपनी मातृभूमि की सीमाओं से बाहर है, लगभग विश्वासघात की तरह लग रही थी। एक विदेशी विचार जो स्थापित ऐतिहासिक कथा को हिला सकता था। लेकिन समय के साथ, जब स्नागोव में असफल खोजों से निराशा कम होने लगी और जिज्ञासा और दृढ़ता और अधिक मजबूत होने लगी, कुछ शोधकर्ताओं ने अपनी खोज की सीमाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह संभावना देखनी शुरू की कि राजकुमार का दफन स्थान कार्पेथियन के पार यूरोप के एक व्यापक हिस्से में हो सकता है, उन क्षेत्रों में जो पहले असंभावित लगते थे। वह निशान
जिसने अंततः उन्हें नेपल्स तक पहुंचाया, शांत फुसफुसाहटों, भूली हुई कहानियों और कमजोर धागों से बना था, जो साधारण खंडन के अधीन नहीं थे। इस बढ़ती कहानी के केंद्र में एक आकृति थी, जो लंबे समय तक इतिहास की छाया में रही। मारिया बालशा, व्लाद सेपेश की कथित अवैध संतान। बिखरे हुए मध्ययुगीन स्रोतों के अनुसार उसकी किस्मत उस अशांति से जुड़ी थी जिसने उसके जन्म स्थान को उस समय घेर लिया था, जब व्लाद की हिंसक मृत्यु के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। शरण और सुरक्षा की तलाश में वह अपने जन्म स्थान से दूर चली गई, सुरक्षित स्थानों में छिपने की उम्मीद में, जहां उसकी विरासत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। इटली उसका आश्रय बन गया, एक देश जिसने उसे अपना लिया, जहां नेपल्स में गहरी जड़ें रखने वाले एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार फिरीला ने उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। यह सिर्फ एक साधारण गोद लेना नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा का कार्य था। सावधानीपूर्वक गणना और योजना बनाई गई, एक प्रयास युवा लड़की और उसके कीमती भार व्लाद डवाई के अवशेषों को बचाने का। इस परिकल्पना के अनुसार मारिया अपने पिता की हड्डियां इटली ले आई, उन्हें सुरक्षित रखने की उम्मीद में, ताकि उन्हें संभावित अपवित्रता से बचाया जा सके, जो अस्थिर और युद्धग्रस्त वलाचिया में उनका इंतजार कर सकती थी। दशकों तक इतिहासकारों ने इस कहानी को एक मिथक या किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया, जो व्लाद सेपेश के बारे में रोमांटिक कल्पनाओं से उत्पन्न हुई थी, जो दस्तावेजों में पुष्टि नहीं पाई गई थी। उन्हें यह एक सुंदर कहानी लगती थी, जो केवल कल्पना की उपज थी। हालांकि जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, एक समूह दृढ़ निश्चयी शोधकर्ताओं ने बार बार अभिलेखागार की ओर रुख किया। धूल भरी पांडुलिपियों, विवाह रिकॉर्ड और वंशावली वृक्षों का अध्ययन किया। उन्होंने फेरीला परिवार के निजी दस्तावेजों के पीले पड़े पन्नों पर कई विसंगतियां, अजीब उल्लेख और नाम पाए, जो घटनाओं के आधिकारिक संस्करण से मेल नहीं खाते थे। इनमें से एक था टर्बोलो परिवार, एक छोटे निजी चैपल के मालिक, जो नेपल्स में संत मारिया लानोवा के चर्च परिसर में स्थित था। यह छोटी सी जानकारी आसानी से अनदेखी रह सकती थी, लेकिन इसने शोधकर्ताओं में रुचि की चिंगारी जलाई। फेरीला परिवार के साथ बार बार जुड़ा हुआ यह मारिया बालशा से संबंधित दस्तावेजों में भी दिखाई दिया। क्या यह चैपल पूजा स्थल से अधिक कुछ छिपा सकता था? क्या यह उन रहस्यों से जुड़ा हो सकता था जो चर्च के इतिहास से जुड़े थे? प्राचीन चर्च पर की गई प्रत्येक पुनर्स्थापना ने अपनी छाप छोड़ी, इसके दीवारों पर ऐतिहासिक विरासत की नई परतें जोड़ दी। परिणाम स्वरूप इस पवित्र स्थान का वास्तुशिल्प स्वरूप विभिन्न शैलियों का मिश्रण बन गया, जिसमें गोथिक और पुनर्जागरण से लेकर बारोक भव्यता तक शामिल थे। ये सभी युग जैसे कलाकार अपनी छाप छोड़ते गए, एक अद्वितीय और जटिल छवि बनाते गए, जिसे आमतौर पर बेलन कहा जाता है। इस शांत और शांतिपूर्ण स्थान के भीतर, जहां समय धीमा लगता है, क्लॉइस्टर स्थित हैं, एकांत मठवासी गलियारे जो शांति और विचारों से भरे हुए हैं। इनमें से एक विशेष है टर्बोलो चैपल, जो अधिकांश आगंतुकों की नजरों से छिपा हुआ है, लेकिन इसमें कई रहस्य और पहेलियां छिपी हैं। यह वह स्थान है जहां संगमरमर और पत्थर प्राचीन घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हैं, उन लोगों के बारे में जिनकी किस्मत चर्च के इतिहास से जुड़ी थी। टर्बोलो चैपल सिर्फ एक वास्तुशिल्प संरचना नहीं है, इसमें एक मकबरा छिपा है जो उच्चतम कौशल के साथ बनाया गया है, और इसके हर तत्व के पीछे गहरी अर्थ है जो इतिहास और किंवदंतियों से जुड़ा है। इसे एक शक्तिशाली नेपोलिटन परिवार द्वारा आदेशित किया गया था, जो अपने प्रभाव और धन के लिए प्रसिद्ध था, और यह स्थिति और शक्ति का प्रतीक बन गया। रचना के केंद्र में एक कुशलता से नक्काशीदार मकबरा है, जो अद्भुत सटीकता और विवरण पर ध्यान के साथ बनाया गया है। इसके अग्रभाग को एक बारीक तराशे हुए शूरवीर के हेलमेट से सजाया गया है, जिस पर एक ड्रैगन के सिर की छवि है। यह छवि जीवंत लगती है, इसकी भयंकर जबड़े और शल्कदार शिखा पत्थर में सांस लेती प्रतीत होती है। पूरी रचना को विशेष शक्ति और अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यह प्रतीक संयोगवश नहीं है। मध्ययुगीन इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि यह ड्रैगन के आदेश से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक शूरवीर समाज, जिसे पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट सिगिस्मुंड द्वारा 10वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किया गया था। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य ईसाई यूरोप की रक्षा करना था, जो ऑटोमन साम्राज्य से उत्पन्न खतरे से और मुस्लिम विजेताओं के खिलाफ लड़ाई से था। इस युद्ध में
जिसमें शूरवीर और सैनिक शामिल थे, उस समय की राजनीतिक और सैन्य छवि को काफी हद तक निर्धारित किया। व्लाद टबी ड्रैकुल, प्रसिद्ध व्लाद त्सेपेश के पिता, जिन्हें व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, इस आदेश के समर्पित शूरवीरों में से एक थे। उनका उपनाम ड्रैकुला, जिसका रोमानियाई भाषा में अर्थ है ड्रैगन का पुत्र, उनके प्राचीन पौराणिक वंश से संबंध का प्रतीक बन गया। यह नाम और साथ ही कब्र पर ड्रैगन के साथ हेलमेट की छवि सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि उनके विरासत की एक गैराल्डिक संदर्भ है। यह उनके वंश की योद्धा और खूनी इतिहास के साथ संबंध को उजागर करता है, जो युद्धों और लड़ाइयों में गढ़ा गया था। कब्र के दाएं और बाएं दो मूर्तियां स्थित हैं, जो रहस्यमय स्फिंक्स की याद दिलाती हैं। प्रभावशाली और रहस्यमय आकृतियां, जिनकी उत्पत्ति और अर्थ लंबे समय तक विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहे। चर्च के इंटीरियर में मिलने वाली अधिक सामान्य धार्मिक आकृतियों के विपरीत, ये मूर्तियां और रहस्य की आभा फैलाती हैं और किसी अन्य दुनिया से आई प्रतीत होती हैं, जो उनकी बाहरी संस्कृतियों से संबंध का संकेत देती हैं। संभवतः नेपल्स के बाहर उन लोगों में से एक जिन्होंने इन रहस्यमय आकृतियों का अध्ययन करने के लिए खुद को समर्पित किया, एक सम्मानित विद्वान इतिहासकार राफेल गू लेनी थे, जो बाल्कन यूरोपीय संबंधों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दावा किया कि ये मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं हैं, बल्कि एक प्रकार के रक्षक हैं, जो कब्र को प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से जोड़ते हैं। ग्लेनी के अनुसार आकृतियां प्रतीकों के रूप में कार्य करती हैं, जो एक सुरक्षात्मक उपस्थिति बनाती हैं, जो दफन व्यक्ति को पुराने बाल्कन लोगों और संस्कृतियों के मिथकीय छवियों के साथ जोड़ती हैं। ये प्रतीक संस्कृतियों के चौराहे को दर्शाते हैं, जहां ईसाई शूरवीरता के तत्व और रहस्यमय, अक्सर युद्ध से पीड़ित पूर्वी यूरोप की विरासत मिलती है। इनकी समग्रता में वे एक जटिल संरचना बनाते हैं। फोटोग्राफी के क्षेत्र में सबसे उन्नत उपलब्धियों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञों ने आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों का उपयोग किया। साथ ही प्राचीन कब्र को सजाने वाले चित्रों के अर्थ को समझने के लिए गहन भाषाई विश्लेषण किया। ये चित्र समय के साथ धुंधले हो गए थे, उनकी नक्काशीदार विवरण आंशिक रूप से मिट गए थे और शिलालेख मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। वैज्ञानिक तकनीक और भाषाई विशेषज्ञता के संयोजन में की गई मेहनती और कठिन परिश्रम के कारण शोधकर्ता एक बहुत महत्वपूर्ण खोज करने में सक्षम हुए। शिलालेख के खोए हुए हिस्सों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और डिकोडिंग के दौरान टीम ने पाया कि फीके पड़े प्रतीकों के बीच एक गुप्त पाठ छिपा हुआ था, एक संदेश जो विशेष रूप से छुपाया गया था ताकि उसका अर्थ उन लोगों के लिए अप्राप्य रहे जो इन चित्रों को आकस्मिक या सतही रूप से देखते हैं। यह संदेश एक रहस्य को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, संभवतः ताकि इसे केवल समर्पित या विशेष ज्ञान रखने वाले लोग ही समझ सकें। खोए हुए अक्षरों और प्रतीकों को पुनर्स्थापित करने के लिए कई महीनों की मेहनती कार्य के बाद सतह पर दो शब्द उभरे जो विशेष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। उनमें से पहला शब्द व्लाद और दूसरा बाल्कन। इन शब्दों ने शोधकर्ताओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ध्वन्यात्मक रूप से व्लाद के समान एक शब्द मध्य युगीन लेखन में मिलता है और यह इस नाम का एक रूपांतर या संक्षिप्त रूप हो सकता है। बाल्कन शब्द बदले में एक भौगोलिक क्षेत्र का सीधा संकेत था, दक्षिण पूर्व यूरोप का पहाड़ी क्षेत्र, जहां सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय शासकों में से एक व्लाद आई ने शासन किया था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ऑटोमन विस्तार के खिलाफ अपने उग्र प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध था और व्लाद का नाम बार बार उसकी क्रूरता और शक्ति की कहानियों से जुड़ा हुआ था। विद्वानों के लिए ये संयोग आकस्मिक नहीं थे और उन्होंने इन्हें इस सिद्धांत की पुष्टि के रूप में देखा कि इस मकबरे में दफन व्यक्ति या तो स्वयं व्लाद हो सकता था या इस व्यक्ति से जुड़ा कोई व्यक्ति, संभवतः व्लाद टोवा, जिसे व्लाद टेपेस के नाम से अधिक जाना जाता है। हालांकि जब टीम ने अपने निष्कर्षों को वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए तैयार किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया, तो उनके सिद्धांत को सहयोगियों की ओर से संदेहपूर्ण दृष्टिकोण का सामना करना पड़ा। उस युग के प्रमुख इतिहासकार और पुरातत्वविद, जिसमें मकबरे के संभावित मालिक ने जीवन व्यतीत किया था, ने इस सिद्धांत को अत्यधिक अटकलों पर आधारित और प्रत्यक्ष प्रमाणों से रहित मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अभिलेखागार में कोई दस्तावेज या स्पष्ट प्रमाण नहीं है जो पाए गए अवशेषों या शिलालेखों को व्लाद टेपेस से स्पष्ट रूप से जोड़ते हों। सके अलावा
यह विचार कि व्लाद की कब्र, जो एक प्रसिद्ध शासक था और जिसकी मृत्यु दूरस्थ वलाचिया में हुई थी और जिसे कहीं और दफनाया गया था, अचानक अपने मूल स्थान से दूर नेपल्स के एक चैपल में पाई गई, लगभग अविश्वसनीय लगती थी और उसकी नियति के बारे में स्थापित धारणाओं को चुनौती देती थी। यह सिद्धांत इतना साहसी और असामान्य था कि कई विद्वान इसे बहुत संदेह के साथ देखते थे। फिर भी ट्यूरिन टीम के काम ने सबसे रहस्यमय और पकड़ में न आने वाली प्राचीन कब्रों के अध्ययन में एक नया अध्याय खोला। उनकी खोजों ने विशेषज्ञों और इतिहास प्रेमियों के बीच नई चर्चाओं, रुचि और विवादों की लहर पैदा की। एक अंधेरे प्राचीन चैपल में, जो सदियों की पत्थर की चिनाई और संगमरमर की सजावट के नीचे छिपा था, ऐसे संकेत छिपे थे जो यह संकेत दे सकते थे कि वह व्यक्ति जिसने कभी पूरे यूरोपीय महाद्वीप को भय और आतंक से भर दिया था, अपने मूल स्थानों से दूर हो सकता था। शायद वह हजारों किलोमीटर दूर उस स्थान पर मौन में विश्राम कर रहा है जहां उसकी किंवदंती का जन्म हुआ था। रहस्यमय शिलालेख, जिसमें स्पष्ट रूप से व्लाद और बाल्कन के नामों का उल्लेख था, हमेशा इस बात का प्रमाण बना रहा कि इतिहास अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है और इसके रहस्य अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये संकेत, जैसे अतीत से एक धीमी फुसफुसाहट, लगभग 10 वर्षों तक लगभग अनदेखे और अनसुने रहे। उन्हें भुला दिया गया और ध्यान नहीं दिया गया जब तक कि उनका अचानक और आश्चर्यजनक प्रकट नहीं हुआ। नेपल्स के साथ संबंध, जिसने पहले इस संक्षिप्त, लगभग अनदेखे टिप्पणी को, जो एक लोकप्रिय प्रस्तुतकर्ता की शैली में की गई थी, अचानक दिलचस्पी की लहर पैदा कर दी। जैसे कि एक जंगल की आग ने पूरे दर्शकों को घेर लिया। कई श्रोता, जिनमें से कई पहले व्लाद नामक व्यक्ति की छायादार कहानी से अनजान थे, अचानक रहस्यमय कथा में खिंच गए। यह मामला विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, इतिहास से संबंधित फोरमों और वैज्ञानिक व अकादमिक हलकों में जीवंत चर्चाओं और बहसों का विषय बन गया। जो कभी एक दूरस्थ और महत्वहीन विषय प्रतीत होता था, अब चर्चा और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। उत्साही, संशयवादी, पेशेवर वैज्ञानिक और शोधकर्ता सभी पुराने भूले बिसरे ग्रंथों और नई पुरातात्विक खोजों का अध्ययन करने में जुट गए, ताकि यह समझ सकें कि क्या वास्तव में प्रसिद्ध या बल्कि कुख्यात व्लाद से पेश इटली के नेपल्स शहर की गहराइयों में कहीं छिपा हो सकता था, अपनी मूल भूमि से दूर। 21वीं सदी के 25वें वर्ष तक इस नए रुचि से प्रेरित और सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस विशेषज्ञों की एक अंतःविषय टीम, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने फिर से टर्बोला चैपल का दौरा किया। वे नवीनतम भू रडार प्रणालियों और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपकरणों से लैस थे, जो पत्थर, मोर्टार और समय के नीचे दबी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम थे। यह एक मिशन था जिसने लंबे समय से स्थापित धारणाओं और अनुमानों को चुनौती देने का वादा किया था। परिणाम चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक थे। चैपल के संगमरमर के फर्श के माध्यम से स्कैनिंग की गई और विशेषज्ञों के अनुसार एक पहले से छिपी हुई आंतरिक कक्ष की खोज की गई, जो किसी भी मौजूदा चर्च के अभिलेखागार या दस्तावेजों में दर्ज नहीं थी। यह वास्तव में एक सील की गई किलेबंदी थी, जो सदियों से आंखों से छिपी रही, संभवतः इसके निर्माताओं की योजना के अनुसार। जब पुरातत्वविदों की टीम को इस छिपी हुई कक्ष के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिला, तो वातावरण उम्मीद और ऐतिहासिक महत्व की भावना से भर गया। उनके आधुनिक उपकरणों से निकलने वाली मंद रोशनी में एक प्राचीन ताबूत के टुकड़े दिखाई दिए। इसकी लकड़ी की संरचना लंबे समय से विघटित हो चुकी थी, केवल अस्पष्ट निशान और अवशेष छोड़कर। मलबे के बीच एक समृद्ध रंगीन कपड़ा मिला, जिसने सदियों के बावजूद अपने चमकीले रंगों को बनाए रखा, जो मृतक की उच्च स्थिति और समृद्धि की ओर इशारा करता था। आसपास धातु के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिनमें से कई जंग से ढके हुए थे, लेकिन अपनी आकृतियों और कारीगरी को बनाए हुए थे। संभवतः ये सजावटी बकल या माउंटिंग्स के अवशेष थे, जो ताबूत को सजाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक खोज थी एक छोटी सी शीशे की पट्टिका, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी, लेकिन उस पर व्लाद और बाल्कन की स्पष्ट लिखावट थी, जो बाहरी मकबरे के अग्रभाग पर दोहराई गई थी। यह खोज शोधकर्ताओं के लिए एक वास्तविक रहस्योद्घाटन बन गई। यह मात्र संयोग या दुर्घटना से अधिक थी। यह पट्टिका दो स्थानों को जोड़ने वाली मूक गवाह बन गई।
यह पुष्टि करती है कि यही वह व्यक्ति विश्राम कर रहा था जिसका नाम व्लाद था और जिसका संबंध बाल्कन से था। मध्यकालीन एपिग्राफी के एक विशेषज्ञ ने झुककर इस कलाकृति को देखा और एक्सक्लेम किया, यह अद्भुत है। इन शब्दों ने पूरी टीम की सामान्य आश्चर्य को व्यक्त किया, क्योंकि यह खोज न केवल इस स्थान के नेपल्स से संबंध की थ्योरी की पुष्टि करती है, बल्कि इतिहास को समझने के लिए नए क्षितिज भी खोलती है। यह सदियों से छिपे रहस्यों के बारे में बताती है, अवशेषों के संरक्षण और जानबूझकर सुरक्षा के बारे में। चैपल के अंदर का कैमरा और उसकी सामग्री इस बात की गवाही देते हैं कि किसी ने विशेष रूप से इन अवशेषों को छिपाने की कोशिश की थी, शायद स्थानीय निवासियों की जिज्ञासु नजरों या विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। उस व्यक्ति या उसके अवशेषों के स्थानांतरण के बारे में किसी भी उल्लेख या रिकॉर्ड की अनुपस्थिति उस सिद्धांत को और मजबूत करती है और इसे और भी रहस्यमय बनाती है। ऐसा लगता है कि मारिया बोल्शी की गुप्त यात्रा की कहानी उस महिला की जिसने अपने पिता के अवशेषों को सीमाओं के पार ले जाने का अविश्वसनीय कार्य किया, समय की विनाशकारी शक्ति और संभावित संघर्षों से बचाने के लिए सामान्य ऐतिहासिक कथा से जानबूझकर गायब कर दी गई थी। अतीत के अध्ययन में यह प्रगति न केवल व्लाद सिपेश के अंतिम विश्राम स्थल के भाग्य की धारणा को बदल देती है, बल्कि शोधकर्ताओं के सामने इस रहस्यमय और इतने विरोधाभासी व्यक्ति की विरासत को संरक्षित करने के लिए लोगों द्वारा उठाए गए उपायों को देखने का एक आकर्षक अवसर भी खोलती है। यह एक खोज थी जिसने टर्बोलो में संगमरमर की दीवारों से परे जीवंत प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जहां इसे खोजा गया था, और इस ऐतिहासिक व्यक्ति की छवि को सदियों से घेरने वाली भूली हुई किंवदंतियों को पुनर्जीवित करने में सक्षम थी। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम व्लाद सिपेश के बारे में वास्तव में क्या जानते हैं, और उसके भाग्य और इतिहास में स्थान पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यदि नेपल्स की खोज के परिणाम वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तरीकों की कठोर जांच को सहन करते हैं, तो उनके परिणाम वास्तव में क्रांतिकारी हो सकते हैं। लंबे समय से व्लाद सिपेश की मृत्यु की कहानी काफी स्पष्ट मानी जाती थी और अपनी क्रूरता के बावजूद परिचित कहानियों में जड़ें जमाए हुए लगती थी। इन संस्करणों के अनुसार निर्दयी राजकुमार युद्ध में मारा गया था, उसके दुश्मनों ने उसका सिर काट दिया था और उसकी सिर को एक भयानक ट्रॉफी के रूप में कॉन्स्टेंटिनोपल की सड़कों पर ले जाया गया था। शरीर को इन सूचनाओं के अनुसार रोमानिया के जंगली जंगलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसी कहानियां पाठ्य पुस्तकों में स्थापित और पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं में प्रेषित व्लाद को एक ठंडी, क्रूर और अलग थलग व्यक्ति के रूप में चित्रित करती थीं, जिनके अंतिम क्षण अपमान और विस्मरण से भरे थे। हालांकि नेपल्स में एक साधारण चैपल में पाए गए नए सबूत इस व्यापक रूप से स्वीकृत घटनाओं के संस्करण को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी देने लगे हैं। उनके स्थान पर एक अधिक जटिल और राजनीतिक रूप से चार्ज की गई कहानी उभरती है, जिसमें व्लाद की मृत्यु को एक तिरस्कृत योद्धा की आकस्मिक मृत्यु के रूप में नहीं, बल्कि कूटनीतिक साजिशों और पारिवारिक रणनीतियों की जटिल प्रणाली के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कब्र को व्लाद के नाम से जोड़ने वाले शिलालेखों की उपस्थिति, साथ ही उन कलाकृतियों की उपस्थिति जिनमें कुलीन परिवारों के साथ संबंध और सम्मान के प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि उनका दफन अपमान के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए था। यह बदले में वफादारी और सुरक्षा की एक छिपी हुई कथा का संकेत देता है, उसके निकटतम सहयोगियों या वंशजों के गुप्त मिशन के बारे में, जिनका कार्य था व्लाद की स्मृति और विरासत को एक विदेशी देश में संरक्षित करना, बाहरी नापसंदगी और राजनीतिक साजिशों के बावजूद। मध्यकाल के अंत में बाल्कन और इटली के बीच ऐतिहासिक संबंध अक्सर तनावपूर्ण होते थे, संघर्षों और अविश्वास से भरे हुए। हालांकि यह खोज उनके आपसी संबंधों के एक आश्चर्यजनक पृष्ठ पर प्रकाश डाल सकती है, यह दिखाते हुए कि उनके बीच अधिक जटिल, कम स्पष्ट संबंध भी थे, ऐसे गठबंधन और पारस्परिक सम्मान जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार करते थे। इसके अलावा यह व्लाद तृतीय के स्थापित दृष्टिकोण को बदल सकता है, उसे एक क्षेत्रीय सैन्य नेता से एक ऐसी शख्सियत में बदल सकता है जिसका प्रभाव और महत्व वलाचिया से परे पूरे यूरोप में फैला हुआ था। नेपल्स के माध्यम से उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा बाल्कन को 15वीं सदी के भूमध्य सागरीय
राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जोड़ती है। परिवर्तन, उथल-पुथल और सत्ता संघर्ष का युग। यह व्यापक संदर्भ व्लाद की हमारी समझ को अतिरिक्त गहराई प्रदान करता है। वह केवल अपनी मातृभूमि के एक उग्र रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरता है जिसकी मृत्यु यूरोपीय राजनीतिक खेलों के जटिल जाल का एक सावधानीपूर्वक नियोजित हिस्सा थी। इस प्रकार इतिहास मृत्यु और अपमान की कहानी से विरासत और स्मृति के एक कथानक में बदल जाता है। इस बारे में कि इतिहास अपने सबसे भयानक नायकों को कैसे संरक्षित या मिटा देता है। साथ ही सभी नई खोजों और धारणाओं के बावजूद कथानक अधूरा रहता है। अनुमान और पुष्ट तथ्यों के बीच संतुलन बनाते हुए सच्चाई को समझने की बढ़ती रुचि और इच्छा को प्रेरित करता है। सील की गई समाधि अभी भी मौन को अपने भीतर संजोए हुए है, जैसे एक मूक प्रहरी उन रहस्यों की रक्षा करता है जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। यह स्थिर खड़ी है, जैसे अतीत की उन पहेलियों की याद दिलाती है जो अपने समय की प्रतीक्षा कर रही हैं, ताकि उन्हें उजागर किया जा सके। अनुसंधान में अगला महत्वपूर्ण चरण डीएनए विश्लेषण होगा, एक प्रक्रिया जो क्षितिज पर दिखाई देती है और वादा करती है कि वह या तो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा हाल के वर्षों में प्रस्तुत की गई सबसे साहसी सिद्धांतों की पुष्टि करेगी या उन्हें खारिज करेगी। यह विधि, हालांकि बहुत संभावनाशील है, कई कठिनाइयों और जटिलताओं से जुड़ी है जो धैर्य और सटीकता की मांग करती हैं। सबसे पहले व्लाद तृतीय की वंशावली स्थापित करना और डीएनए नमूनों के साथ तुलना करना एक कठिन कार्य है। इसमें जीवित वंशजों की खोज शामिल है, जो एक जटिल कार्य हो सकता है। साथ ही ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ काम करना, जो अक्सर खंडित, क्षतिग्रस्त या विद्वानों के बीच विवादास्पद होते हैं। इसके अलावा सदियों से पड़े अवशेषों से जीवंत डीएनए निकालना, जो समय के प्रभाव में रहे हैं, एक अत्यंत जटिल और नाजुक प्रक्रिया है जिसके लिए उच्च योग्यता और विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। संदेहवादी अपने संदेह छुपाते नहीं हैं, यह याद दिलाते हुए कि जब तक ठोस आनुवंशिक प्रमाण नहीं मिलते, तब तक इस मकबरे का व्लाद सेपेश से संबंध केवल एक परिकल्पना है जो आशा और वास्तविकता के बीच एक पतले धागे पर टिकी है। वैज्ञानिक समुदाय सख्त और सावधानीपूर्वक परीक्षण पर जोर देता है ताकि समय से पहले निष्कर्ष निकालने और अनुचित ऐतिहासिक व्याख्याओं के जोखिम को समाप्त किया जा सके। हालांकि डीएनए विश्लेषण के अंतिम परिणामों के बिना भी इस खोज की प्रतीकात्मक शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। खोज का महत्व न केवल वैज्ञानिक पहलुओं में है, बल्कि उन विवरणों में भी है जो समग्र चित्र को पूरा करते हैं। मकबरे की दीवारों पर शिलालेखों में, इसकी सजावट की शैली में और अंदर पाए गए कलाकृतियों में। यह सब एक ठोस तर्क प्रस्तुत करता है जो व्लाद सेपेश के भाग्य और व्यक्तित्व के बारे में लंबे समय से स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है। कई इतिहासकारों और प्राचीनता के प्रेमियों के लिए यह पहले से ही पर्याप्त है कि वे इस रहस्यमय व्यक्ति की मृत्यु और विरासत को पुनः विचार करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की खोज ने व्लाद सेपेश के प्रति रुचि को फिर से जागृत किया है, जो कभी प्रसिद्ध पिशाच ड्रैकुला के प्रेरक के रूप में जाना जाता था। अब वह हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरता है जिसकी जीवन और मृत्यु मध्ययुगीन यूरोप में सत्ता, निष्ठा और स्मृति के सवालों की गहरी और व्यापक जांच को प्रेरित करती है। यदि डीएनए विश्लेषण उसकी पहचान की पुष्टि करता है, तो हमारे सामने खुलने वाली कहानी पिशाचों की किसी भी किंवदंती से कहीं अधिक अजीब और बारीकियों से भरी होगी। यह उस व्यक्ति के बारे में बताएगी जो अपनी मृत्यु के बाद भी कपटी राजनीतिक और पारिवारिक साजिशों का सक्रिय भागीदार बना रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका विरासत सावधानीपूर्वक संरक्षित और सीमाओं के पार पारित किया गया, जैसा कि कई किंवदंतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों से प्रमाणित होता है। उसका अंतिम आश्रय सदियों तक बाहरी लोगों की नजरों से छिपा रहा, जो उसकी किस्मत को और भी रहस्यमय और रोमांचक बनाता है। सच कभी कभी कल्पना से भी अधिक रोमांचक होती है। यदि डीएनए विश्लेषण के परिणाम साबित करते हैं कि यह मकबरा वास्तव में व्लाद सेपेश का है, तो इतिहास की किताबों को फिर से लिखना होगा और उसके जीवन की धारणा को पुनः विचार करना होगा। और शायद सच उससे भी अधिक आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला होगा जितनी कि उसके बारे में बनी हुई किंवदंती। और आप क्या सोचते हैं? क्या व्लाद वास्तव में इन सभी वर्षों में इटली में छिपा था? कौन सी धारणाएं आपको सबसे अधिक विश्वसनीय लगती हैं?
अपनी राय और अनुमानों को टिप्पणियों में साझा करें। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन, आपकी प्रतिक्रियाएं और सक्रियता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए एपिसोड्स पर ध्यानपूर्वक नजर रखना न भूलें। यह आपको नवीनतम समाचारों से अवगत रहने और हमारे नए सामग्री को न चूकने में मदद करेगा।